आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार से सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। आप लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हो, इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम सभी लोगों की जो आंदोलन चल रहा है ना, उसमें विद्यार्थियों की एकता का अभाव स्पष्ट दिख रहा है। अब आप सभी लोग त्वरित तरीके से निर्णय चाहते हैं कि तुरंत का तुरंत डिसीजन हो जाए, तो चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के एक नहीं तीन आदेश आपके खिलाफ हैं, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं है कि तुरंत ही अब कोई प्रधानमंत्री तक पहुँचे या कोई बातचीत करे या तुरंत जो है अध्यादेश जारी हो जाए। ऐसी परिस्थितियां तभी बन सकती हैं जबकि आप में एकता हो। एक आह्वान पे अगर 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 15 लाख विद्यार्थी अगर एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो जाहिर सी बात है कि मज़ा आ जाए, है ना। लेकिन समस्या इस बात को लेकर के है कि बीएड के विद्यार्थियों में एकता का अभाव है। कुछ लोग अपने सीनियरिटी के दम पे भागते हैं कि हम सीनियर हैं, हमको बीआरटी से कोई मतलब ही नहीं है, प्राइमरी की भर्ती चाहे आए चाहे ना आए हमसे कोई मतलब नहीं है। ऐसे भी बहुत से विद्यार्थी मिले हैं हम लोगों को, है ना। और कुछ विद्यार्थी ये होते हैं जिनको केवल बीएड की डिग्री केवल और केवल जो है एबीएसए और एसडीआई की भर्ती के लिए चाहिए, उनको बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी जिनको टीजीटी, पीजीटी, एलटीजी ऐसी चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए। पीआरटी में चाहे आए चाहे ना आए कोई मतलब नहीं है। बहुत कम ऐसे विद्यार्थी जो पीआरटी का जो है वो समर्थन करते हैं, ठीक है ना। और अभी कई सारे मामले ऐसे भी हैं जिसमें हम लोगों का पॉजिटिव इंटेंट बन रहा है। आप एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आप सभी लोग भी प्रतियोगी हैं, पढ़ते होंगे, तो जाहिर सी बात है दिमाग तो उसमें खर्च होते ही होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि किसी के पास दिमाग नहीं है वो सोच नहीं सकता, है ना। अगर आप 18 ईयर का हो गए तो गवर्नमेंट भी आपको एडल्ट मान लेती है, ठीक है। और अभी तो आप सभी लोगों की उम्र लगभग 28 साल, 30 साल, 32 साल होगी ही होगी, है ना। 24 प्लस ही होंगे सब, ठीक है। तो आप सभी लोग भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि अगर सब कुछ हम लोगों के खिलाफ ही था, सब कुछ हम लोगों के खिलाफ था, तो एनसीटीई को एक रिवाइज्ड गाइडलाइन देने में क्या रखा हुआ था? दे सकता था, बोल सकता था ये चीज़ कि आज से यही नियमावली पूरे देश में लागू होगी, मुद्दा समाप्त। जैसे आरटीई एक्ट जब लागू किया गया तो अगर वायलेंस माना जा रहा है आरटीई एक्ट का, तो इसमें किस आधार पे माना जा रहा है? जिसमें फंडामेंटल राइट्स की भी बातें सामने आ रही हैं, ठीक है ना, कि फलनवा अनुच्छेद का जो है मतलब उल्लंघन है। तो उन किन परिस्थितियों में ऐसी चीज़ें आई हैं सामने, उन सभी को, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट हो संविधान के विरुद्ध नहीं जा सकती, ठीक है ना। कोई भी गवर्नमेंट हो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन वो भी नहीं कर सकती। अब मुद्दा इस बात को लेकर के है कि हमें चाहिए रास्ता, हमें चाहिए अपना अधिकार पुनः वापस, ठीक है ना। और इसके लिए करना होगा अटूट प्रयास, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, ठीक है ना। अगर हम लोग रुक जाएं, थक जाएं, बैठ जाएं, सभी आंदोलन समाप्त कर दिए जाएं, जो लगातार विद्यार्थी इस समय सड़कों पर घूम रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका इम्पैक्ट जो शासन अब सोचने के लिए, बातचीत करने के लिए विवश हो रहा है, उस पर कोई मुद्दा उनके सामने आएगा ही नहीं। संसद का विशेष सत्र हम सभी भाई बहनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। कुछ विद्यार्थी जो अभी बीएड कर रहे हैं वो विद्यार्थी भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं कि भैया का पता नहीं पीआरटी में आएगा क्या, हम इसको छोड़ करके डीएलएड कर लें। तो अभी तो आपका 1 वर्ष पूरा हो गया, तो आप बीएड पहले कंप्लीट कर लो। परिस्थितियां अगर आपकी सही हों, आप पुनः जो है मतलब कोर्स करने की स्थिति में हो, तो आप डीएलएड भी कर लो, उसमें क्या जाता है। लेकिन एक बात मैं आप सभी लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, डीएलएड का कोर्स
नई शिक्षा नीति के साथ ही समाप्त हो जाना है। इंटीग्रेटेड बीएड, 2 वर्षीय बीएड, 3 वर्षीय बीएड, यही आपके आगे तक चलने हैं। तो आप स्वयं समझ लीजिए कि इसका भविष्य क्या है। डीएलएड और बीटीसी के विद्यार्थी जो हैं वो 2 कैटेगरियों में हैं, आप सभी लोगों को पता होगा, एक स्नातक के बाद और एक क्लास 12th के बाद। उत्तर प्रदेश में पहले भी स्नातक के बाद होता रहा है और बहुत से राज्यों में इंटर के बाद ही होता है ना। तो इन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनको 6 to 8 में भी मौका दिया जाता है, प्रमोशन के जरिए भी मौका दिया जाता है। तो अगर उनको प्रमोशन भी मिल रहा है, अगर उनको 6 to 8 में भी मौका मिल रहा है, बीएड के विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं। कभी कोई बीएड का विद्यार्थी लेकर के याचिका गया कि इनको 6 to 8 में मौका क्यों दिया जा रहा है? नहीं गया, क्योंकि बीएड का जो विद्यार्थी होता है लेबोरियस होता है, मेहनत करना जानता है। उसको ये नहीं फ़र्क पड़ता है कि कौन कंपटीशन में बैठ रहा है, उससे मतलब नहीं है। उसको सिर्फ ये होता है कि हमें मौका मिला तो हमें एक सीट फाइनल करनी है, सीधी सी चीज़ है। बाकी ये परिस्थितियाँ उसके सामने नहीं आती कि फलानवा को बाहर कराओ, ढमकवा को बाहर कराओ, इसको बाहर कराओ, उसको बाहर कराओ, कोई मतलब नहीं। डीएलएड और बीटीसी के विद्यार्थियों में क्या है कि इसको बाहर करा दोगे तो हम फार्म भरेंगे तो हमारी नौकरी पक्की, ये परिस्थितियाँ हैं। क्योंकि ये एक्सेप्टेबल है कि अगर बीएड के विद्यार्थी किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो ऑटोमेटिक कंपटीशन का लेवल 60% के ऊपर चला जाता है, ये तथ्य है। और जब मेरिट का लेवल हाई जा रहा है तो कोर्ट का ये टिप्पणी कर देना कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बीएड के विद्यार्थी जो सम्मिलित होते हैं उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। गवर्नमेंट लगातार चिल्ला रही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का बेस क्या होना चाहिए? आप टीईटी क्वालिफाई करिए, ये हो गया क्वालिटी। अगर आप में एलिजिबिलिटी है तभी तो आप टीईटी क्वालिफाई कर पाओगे। आप फिर सुपर टेट क्वालिफाई करिए, ये हो गई आपकी एलिजिबिलिटी, ये हो गई आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। चलिए ठीक है, उसमें भी 60-65% के कट ऑफ पे क्वालिफाई करिए, ये हो गई सुपर क्वालिटी। उसमें भी जब मेरिट आपकी बने और उसमें 3 विद्यार्थियों में से केवल 1 विद्यार्थी चुना जाए, यही तो है क्वालिटी। आखिर क्वालिटी का बेस क्या होगा डिफाइन करने के लिए? इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सभी लोगों ने जो तर्क, जो लेटर, जो ईमेल, जो ज्ञापन बहुत से मंत्रियों, सांसदों को लिखे और जो हमारा एक प्रतिनिधिमंडल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिला, एक प्रतिनिधिमंडल एमएचआरडी मिनिस्ट्री से मिला, अभी कल की डेट में विद्यार्थी एनसीटीई प्रमुख से मिल करके आए हैं। उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया था हर मुद्दे को लेकर के कि गाइडलाइन आप सभी लोगों की 10 अक्टूबर के पहले पहले जारी होगी, ठीक है। उसके पहले ही सारी चीज़ें होनी है। राज्यों को जो लेटर भेजे जा रहे हैं इस संबंध में, क्योंकि अब क्लेरिफिकेशन के लिए जो याचिका हुई है देवेश शर्मा के माध्यम से, क्लेरिफिकेशन की जो सुनवाइयाँ होनी है वो आपको कल की डेट में देखने के लिए मिलेंगी। और केवीएस की याचिका, 69,000 की याचिका, ये सारी याचिकाएं आप सभी लोगों को एक ही दिन सुनने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है ना। शिक्षा मित्र भी गए हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर पुरानी भर्तियों पर आँच आती है, ठीक है ना, अगर पुरानी भर्तियों पे आँच आती है तो केवल एक स्टेट के लिए तो आएगी नहीं। ऐसा है नहीं कि उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को चलो बाहर कर दो, बाकी सारे स्टेट में ठीक है। वो अगर आदेश आता है तो जाहिर सी बात है वो पूरे देश पे लागू हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में जो समस्याएं हैं सभी राज्य सरकारों के सम्मुख आ जाएंगी, ठीक है ना। और इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए ही गवर्नमेंट इस समय पूरी तरीके से मुस्तैद है और आप सभी लोगों के लिए विचार भी कर रही है, क्योंकि जो जो टिप्पणियां हुई हैं उनका बाकायदा क्लेरिफिकेशन महान्यायवादी के माध्यम से किया जा चुका है। तो प्रोसेस आपका पूरी तरीके से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अधिकारी बैठ गए या छात्र बैठ गए। अधिकारी भूल सकते हैं आप सभी लोगों को, लेकिन हम सभी लोग आपके ऐसे साथी हैं, ऐसे भाई बंधु हैं जो कि आप लोगों का अहित नहीं होने देंगे। जितनी भरपूर कोशिश हो सकेगी लड़ने के लिए लड़ेंगे, लेकिन आप सभी लोगों को न्याय दिला करके रहेंगे, ठीक है ना। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोग एकजुट होकर के
सहयोगात्मक रवैया अपनाइए, ताकि हम सभी लोगों में भी एक उत्साह का संचार हो सके। क्योंकि आप लोग जब सुस्त बैठ जाते हो ना, तो थोड़ी सी समस्याएं हमको भी जो है सामना उसका करना पड़ता है। ठीक है। और रही बात आपके UPSSSC के माध्यम से भी बहुत सी नोटिसें जारी हो रही हैं। आपके लेखपाल की जारी हुई है DV के लिए, और ग्राम पंचायत अधिकारी के सिलेबस आज जो है जारी किया गया है। सारी चीज़ें आपकी PET के आधार पे ही सारी चीज़ें हैं, आप लोगों ने देखा होगा सिलेबस। और यदि आपने सिलेबस अभी उसका डाउनलोड ना किया हो, तो आप UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके उसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। और सेम वही सिलेबस है आप सभी लोगों का, बस ग्राम पंचायत का इतिहास आदि उसमें थोड़ी सी नई चीज़ें जुड़ जाती हैं। बाकी वीडियो वाली वैकेंसी का ही पूरा सेम सिलेबस है। ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को अपनी बेहतरीन तैयारियां करनी है। और BEd के विद्यार्थियों के लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने जो धरना प्रदर्शन का आयोजन का प्लान बनाया है दिल्ली में, ठीक है ना, हम लोगों को जो अनुमति मिली है वो 24 तारीख की मिली है कि 24 तारीख से लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। और अब विद्यार्थियों को एकजुट किया जा रहा है। ठीक है ना। उनको एकता के सूत्र में पिरोने का जो टारगेट है वो 4-5 लोगों पे है कि हम सभी लोग उनको एकजुट कर सकें। यदि वो दिल्ली नहीं उपस्थित हो सकते हैं, तो जहाँ भी हैं, जिस भी ज़िले में, जिस भी राज्य में हैं, वो वहाँ से ही उसको जो है सपोर्ट करें। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हम लोगों का प्रयास ये है कि यदि क्लेरिफिकेशन में, क्योंकि क्लेरिफिकेशन की जो याचिका है उस पर सुनवाई कल अथवा मंडे को हो सकती है, और यदि इस पर डिसीजन ये आ जाता है कि 28 मई सन 2018 से ही सर्वोच्च न्यायालय का आदेश लागू होगा, तो बहुत सी भर्तियां, जो पुरानी भर्तियां, वो लपेटे में आ जाएंगी। हालांकि इसके लिए महाधिवक्ता के तौर पे जो राय मसौदा किया गया था उत्तर प्रदेश में भी, उसमें भी सारी चीज़ें स्पष्ट थी कि कोर्ट ऐसी फ़िलहाल कोई आदेश नहीं करेगा पुरानी भर्तियों के संबंध में, क्योंकि ये भर्तियां हैं और भर्तियों का भर्ता कोर्ट नहीं बनाएगा। ठीक है ना। और जो प्रक्रियाएं बीत चुकी हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3-3 4-4 साल से विद्यार्थी पढ़ा रहे हैं, उन विद्यार्थियों को बाहर करना और फिर से नए सिरे से भर्ती करना, ये चीज़ें थोड़ी सी राज्य सरकारों के लिए भी, संसाधनों के लिए भी और परिस्थितियों के लिहाज से भी सब कुछ प्रतिकूल हो जाएगा। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि MHRD मिनिस्ट्री आप सभी लोगों का यह संशोधित मसौदा इसी संसद के विशेष सत्र में पारित करे, इसके लिए हम सभी लोगों का प्रयास जारी है और दबाव हम लोग बना रहे हैं। आप सभी लोगों के सहयोग और स्नेह से ये चीज़ें कारगर भी हो पाएंगी, साबित भी हो पाएंगी। विद्यार्थी परेशान हैं इस बात को लेकर के कि क्या हम KVS और BPSC से बाहर हो जाएंगे। BPSC को लेकर के अभी कोई निर्णय शिक्षा विभाग के माध्यम से नहीं किया गया है। हालांकि NCT और MHRD की मिनिस्ट्री से उनको लेटर प्राप्त हो चुका है, लेकिन अब समस्या इस बात की है, जब गाइडलाइन जारी होगी तभी वो प्रभावी होगा। बात समझ रहे हैं ना। जब NCT की तरफ से गाइडलाइन जारी होगी तभी वो प्रभावी होगा, क्योंकि जिस अधिसूचना के दम पे इन्होंने स्पेशल अनुमति प्राप्त की है, वो अधिसूचना आप सभी लोगों की रद्द हो चुकी है सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से। अब स्पेशल अनुमति तो मिल गई, लेकिन इसके संबंध में NCT क्लेरिफिकेशन तो करे। क्लेरिफिकेशन करेगा तो आपका मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाइए, आक्रामक मत बनिए। सब कुछ तो डूब ही चुका है। अगर कोई आपको डूबते को तिनके का सहारा, कोई आपके पक्ष में नहीं बोल रहा है, कोई भी YouTube चैनल आपके पक्ष में नहीं बोल रहा है। अगर कोई चीज़ें हो रही हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो 1-2 YouTube चैनल ऐसे हैं जो कि आप लोगों के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना। और इन प्रयासों में आप सभी लोगों के सहयोग की परम आवश्यकता है। ऐसा भी नहीं है कि किसी से धन मांगा जा रहा है, ऐसा भी नहीं है कि किसी को आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए फलाना जगह बुलाया जा रहा है। आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक जो BEd के हमारे भाई बंधु हैं उनको जोड़िए। बात करते हैं आपके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। शिक्षा सेवा चयन आयोग का पूरा प्रारूप बन चुका, अधिसूचना जारी हो चुकी है, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अब अध्यक्ष और सदस्यों के चयन की प्रक्रियाएँ बहुत जल्दी ही स्टार्ट कर दी जाएंगी। मान के चलिए 20 तारीख से ये चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलने लगेंगी। और विद्यार्थी जो इस बात को लेकर के परेशान थे कि हमारी परीक्षाएं कब तक होंगी, नया विज्ञापन है TGT PGT का कब तक आएगा, LTGIC कब तक आएगा, मैं आप सभी लोगों को बता दूं LTGIC में 2 विषयों का क्लेरिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाया है। एक है कला
दूसरा है इंग्लिश। ये 2 विषय सरदर्द बने हुए हैं उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी LT और JIC के प्रवक्ता के विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि JIC प्रवक्ता की अर्हताओं में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, लेकिन LT के साथ जुड़े होने के कारण जैसे TGT के साथ PGT कॉमन होता है, वैसे LT के साथ JIC अब कॉमन हो चुका है। तो दोनों विज्ञापन एक साथ आएंगे, ठीक है ना। और इन विज्ञापनों में सबसे बड़ी समस्या सिर्फ कला और अंग्रेजी को लेकर के आ रही है, और इसका भी क्लेरिफिकेशन बहुत जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि जो फाइलें नियमावली संशोधन की फाइलें भेजी गई हैं, उन फाइलों के माध्यम से ही 2018 कला के विषय के अभ्यर्थियों का भी वारा न्यारा होना तय है, ठीक है ना। इनका भी क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। हालांकि स्थितियां आप सभी लोगों के अनुकूल हैं और उम्मीद की जा रही है कि नॉन बीएड वाले जो स्टूडेंट प्राविधिक वाले, टेक्निकल वाले, फाइन वाले, BFA वाले, ये सभी फॉर्म डालते हैं TGT में और ये फॉर्म डाल पाएंगे LT ग्रेड में भी। ये कोशिश की जा रही है। और सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर के यूपी सरकार के माध्यम से जो पत्र भेजा गया है UGC और आपके NCTE को, ठीक है ना, कि आपने डिग्री दी है और आप ग्रेजुएशन को मान्यता देते हो, तो आप बताओ इन विद्यार्थियों को किस में डाला जाए, है ना। तो ये क्लेरिफिकेशन आप सभी लोग मान के चलिए कि नेक्स्ट वीक में होना तय है, ठीक है ना, विषय कम्बिनेशन का मुद्दा। और LT ग्रेड या TGT में 50% के मुद्दे पर अभी फ़िलहाल विचार नहीं हो सका है। ये क्लियर नहीं हो सका है कि 50% को लागू किया जाएगा अथवा नहीं किया जाएगा। वैसे 90% चांसेस हैं कि ये मुद्दा आप सभी लोगों का लागू हो जाएगा, ठीक है ना। और विद्यार्थी इस बात को लेकर के कभी कभी चिंतित भी हो जाते हैं कि भैया इसको हटवाइए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि विषय कम्बिनेशन को लेकर के विद्यार्थी नर्वस हो जाते हैं। मैंने देखे हैं वीडियोस पे कमेंट देखें, विद्यार्थी कहते हैं भैया इसको हटवाइए। तो आप सभी लोगों के समस्याओं के लिए ही ये हमारा अथक परिश्रम है, और इस परिश्रम के माध्यम से ही आप लोगों को सफलता प्राप्त हो, इसके लिए भरपूर प्रयास भी किए जा रहे हैं। ये एक विषय का मुद्दा नहीं है, ये सभी विषयों का मुद्दा है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो विभिन्न प्रकार के विषयों में विषय कम्बिनेशन के चलते फॉर्म नहीं भर पाते हैं, ठीक है ना। उनका TGT में कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है। प्रवक्ता के लिए अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो चलिए उसके कोई बात ही नहीं है, लेकिन TGT में उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है। कुछ विद्यार्थी BCom करके BEd कर लिए, कुछ विद्यार्थी BTech करके BEd कर लिए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे विद्यार्थियों की समस्याएं आम नहीं है, कोई 1 या 2 या 10 विद्यार्थी नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 4,30,000 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। जब अकेले उत्तर प्रदेश में इतनी इनकी संख्या है तो जाहिर सी बात है पूरे भारतवर्ष में नहीं कम से कम 70-80 लाख तो होंगे ही होंगे, है ना। तो ऐसे विद्यार्थियों को लेकर के क्या निर्णय किया जाए, और आपके RT एक्ट को लेकर के क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को जो है डिमोलिश करें, किस तरीके से साला संशोधन करके वो विस्तृत बेंच में जाए, इन तमाम तथ्यों को लेकर के कार्य किए जा रहे हैं। और ये प्रक्रियाएं कानूनी हैं, वैधानिक हैं, ठीक है ना। और कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए थोड़ा सा समय भी लगता है और थोड़ा सा दिमाग भी लगता है, ठीक है ना। आप ऐसे ही कोई याचिका लेकर के चले जाएंगे तो SLP डाल देंगे, अगर उसमें मजबूती नहीं है, तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है, तो आपकी याचिका वहीं पे खारिज हो जाएगी, ठीक है ना। और जो चीज़ें होनी है वो आप सभी लोगों के हित के लिए होनी है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, और आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही कल्याण होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है जहाँ पे लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपका पश्चिम बंगाल हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है ना। इन राज्यों में हमेशा से ही BEd विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और अभी ब्रिज कोर्स के संबंध में एक याचिका हुई थी आपके सर्वोच्च न्यायालय में ही, और पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट में भी, ठीक है ना। वहाँ से भी विद्यार्थियों का डेटा प्रेषित करने के लिए गवर्नमेंट को कहा गया था। और मज़े की बात तो यह है कल की सुनवाई में वहाँ की गवर्नमेंट ने डेटा प्रस्तुत भी कर दिया कि इतने विद्यार्थियों ने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ है। अब देखते हैं कि उस पर कोर्ट आर्डर क्या करता है कि मतलब इनको ब्रिज कोर्स कराया जाए कि नहीं कराया जाए। ब्रिज कोर्स के लिए जो सिलेबस तैयार किया गया है, NCTE की एक मजबूरी यह भी है कि आखिर इस ब्रिज कोर्स को लागू कैसे किया जाए, है ना। क्योंकि शिक्षा शास्त्र में ही स्नातक की डिग्री होती है BEd की, और शिक्षा शास्त्र में ही एलिमेंट्री डिप्लोमा इन एजुकेशन का आपका डिग्री होता है DLED का, ठीक है ना। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो कंपेरिजन है, जो कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है कि आखिर इस ब्रिज कोर्स को कैसे किया जाए, है ना, शिक्षा शास्त्र में ही करना है। क्योंकि शिक्षा शास्त्र का ही स्नातक वो विद्यार्थी, तो क्या शिक्षा शास्त्र में सिखाना चाहते हो भैया, है ना।
तो शिक्षा शास्त्र में सिखाना जो बाकी रह गया वही सिखा लो, वही है ब्रिज कोर्स, है ना। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के कार्य हो रहे हैं और शिक्षा मित्र बड़ी उम्मीदों से सर्वोच्च न्यायालय गए हैं कि 69,000 में 45,000 बीएड वालों को बाहर करा के हम अपनी नौकरी को फाइनल करा लेंगे। ऐसी परिस्थितियां फिलहाल नहीं आने वाली हैं, आप लोग चिंतित ना हो। और केवीएस के लिए, बीपीएससी के लिए हम सभी लोगों का प्रयास लगातार जारी है और उम्मीद कर रहे हैं कि कल की डेट में जो याचिका लगी है, जो सुनवाई होगी, वो आप लोगों के हित के लिए होगी। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।